हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रिटेन ने इंडिया में सालों साल तक राज किया। और हमें यह भी पता है कि ब्रिटेन ने जब इंडिया में राज किया तो ब्रिटेन ने इंडिया से काफी सारे पैसे जो है ये लूटे। ब्रिटेन ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन था, लेकिन हमारे रेवेन्यू की वजह से कंट्री बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करने लगी, हर डोमेन में डेवलप करने लगी। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि इंडिया का रेवेन्यू ब्रिटेन जा रहा था, ब्रिटेन जो है, आप देखो कि जो रूलर्स हैं वो इस रेवेन्यू को इंडिया में ज्यादा इंडिया की प्रोग्रेस के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो काफी स्लो हो जाता है, रिग्रेसिव हो जाता है। इंडिया अंडर डेवलप होने लगती, एट द सेम टाइम हम पॉवर्टी और गरीबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट तो सबको पता है, लेकिन ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, वो इसी थ्योरी को प्रूव करती है। ये रिपोर्ट प्रूव करती है कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने इंडिया से बहुत सारे पैसे लूटे। और आज के मॉडर्न इकोनॉमिक टर्म्स में भी हमको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसा बताती कि कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लूटा। ये रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि ब्रिटिश रूल के वजह से, कलोनियलिज्म की वजह से कैसे ग्लोबल इनइक्वालिटी है और कैसे इंडिया के हर एस्पेक्ट्स में हमें ये प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस और जो भी ब्रिटिशर्स ने डिविजन्स क्रिएट किए थे वो कैसे आज भी इंडिया में बहुत ही क्लियरली विजिबल है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है जिसको आज के सेशन में हम एनालाइज करने वाले हैं। अब देखो, जब हम इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं तो आप सबको पता है कि थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड बनाए तो वी नो की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेड करने आई थी, है ना। सो ये ट्रेडर्स बन के आते हैं, समय के साथ ये कोलोनाइजर्स बन जाते हैं, इवेंचुअली ये इंडिया को रूल करना शुरू करते हैं। सो विद द बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर आप देखोगे 1764, ये जो स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स थे, इनके पास बंगाल हाथ में लगता है, इनके पास बिहार हाथ में लगता है, उड़ीसा हाथ में लगता है, एंड कहीं ना कहीं ये इस एरिया के मास्टर्स हो जाते हैं। एंड ये दोनों वॉर ना ब्रिटिशर्स का जो फाउंडेशन है वो इंडिया में स्पेसिफिकली प्लेस करता है। धीरे धीरे ब्रिटिश अपने रूल को एक्सपैंड करते हैं। बट देखो, जब शुरुआत में ब्रिटिशर्स हमें रूल करने आए थे ना, तो हमें ब्रिटिश रूल से एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं था। जो हमारे मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स थे और जो हम मॉडरेट्स जिनको कहते हैं, ये ब्रिटिश रूल में इनको विश्वास था, दे बिलीव्ड इन ब्रिटिश रूल। हमें ये लगता था कि देखो, ब्रिटेन ना इस पॉइंट ऑफ टाइम की काफी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, एडवांस नेशन है। अगर ये इंडिया में रूल करने आ रहे हैं तो इंडिया भी एडवांस होगा, इंडिया में भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आएंगे, इंडिया में भी टेक्नोलॉजी आएगी, इंडिया में भी इंडस्ट्री आएगी। तो हमें ना ब्रिटिश रूल का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन बाय 1860s ना हमें ये रियलाइज हो गया कि यार, हमने जो ब्रिटिश रूल के बारे में चीजें सोची और जो ब्रिटिश रूल में हमें दिख रहा है उसमें एक्चुअली फर्क है। दे एंड यहीं पे आते हैं इकोनॉमिक हिस्टोरियंस, ये रियलाइज करते हैं, ये इंडिया के ना इकोनॉमी को एनालाइज करना शुरू करते हैं, ये ब्रिटिश रूल के रियलिटी को प्रूव करना शुरू करते हैं। यहीं पे आता है सबसे बड़ा नाम, आप देखोगे दादा भाई नारोजी, आर सी दत्त, जीवी जोशी, एम जी रानडे, ये सारे लोग ना स्पेसिफिकली इन सारे पॉलिसीज को देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम ब्रिटिश रूल को एनालाइज करते हैं ना, फ्रॉम 1757 टू स्पेशली 1857, हम देखते हैं कि हमारी कंट्री ना पीछे जा रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कंट्री की इकोनॉमी ठप हो चुकी है। तो हम रियलाइज करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक था। एंड फिर ना आर्थिक स्थिति के हिसाब से जब हम इकोनॉमी को एस्पेक्ट करते हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज को एनालाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेके आते हैं। ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से इन्होंने टैक्सेस काफी बढ़ा दिए थे। अगेन, हमारी जो किसान थे, उनके जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी, उनकी जमीन थी, ये सारी चीजों को ब्रिटिशर्स हड़पते थे अगर आपने उनको सही टाइम पे रेवेन्यू नहीं दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होने लगा। फिर हमने देखा ब्रिटिशर्स कमर्शियलाइजेशन का प्रोसेस लेके आए। कमर्शियलाइजेशन होता है जब आप स्पेसिफिकली वो क्रॉप्स ग्रो करते हो जो इंटरनेशनल मार्केट्स की डिमांड के हिसाब से होती, जैसे इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, जूट हो गया। अब इसमें भी बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि एक फोर्स्ड प्रोसेस था। हमारे किसान को आप बताओ, अगर ब्रिटिशर्स इंडिगो बहुत ही हैवी दाम में बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे किसानों को उससे कोई फायदा नहीं था। रादर इससे क्या होता था, कई बार कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने से आपकी जो लैंड है उसका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा, नमी खत्म हो जाएगा। फिर हमारे हिस्टोरियंस ने देखा कि जब से ब्रिटिशर्स आए, इंडिया में बैक टू बैक सूखा काल पड़ रहा है। हमारे सेकेंडरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है, ये भी ब्रिटिश रूल की वजह से और उनके पॉलिसीज की वजह से डिक्लाइन कर गए। मल्टीपल जगह पे आप देखोगे पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट शुरू हो गया। तो जब हमने ब्रिटिश रूल को एनालाइज किया ना, वी स्टार्टेड टू रियलाइज कि एक्चुअली हमें इस रूल से फायदा नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स तो इंडिया को अंडर डेवलप कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स पहले इंडिया रॉ मटेरियल्स
उगाता था और हम लोग इसको अपने ही फैक्ट्रीज में प्रोसेस करते थे। अब ये रॉ मटेरियल्स ना ब्रिटिशर्स के फैक्ट्रीज में जाना शुरू हो गए, तो इससे क्या हुआ, वो इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंट था अब वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंड होना शुरू हो गया। तो हमारे इकोनॉमिक हिस्टोरियंस रियलाइज करते हैं कि कलोनियलिज्म जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है। ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इंपॉवरिश हो रही है, हम गरीबी में जा रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है, अलग अलग मीडियम से वो हमारा पैसा ब्रिटेन में ड्रेन कर रहे हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। जहां पे स्पेसिफिकली हमने देखा कि भाई जो ब्रिटिश रूल है वहां पे आप देखोगे जो भी सैलरीज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं सिविल पर्सनल्स को, मिलिट्री पर्सनल्स को, जो रेलवे पे ये 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो ये स्पेशली लोन्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो प्रशासन जिस पैसे से चल रहा है वो सब इंडिया का था। तो हमारा पैसा ना ब्रिटेन जा रहा था जिससे वो डेवलप हो रहे थे, बट हम गरीब हो रहे थे। तो हमारे इकोनॉमिक नेशनलिस्ट ना ये सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं। दे रियलाइज कि जब तक कॉलोनियलिज्म रहेगा इंडिया कभी डेवलप नहीं करेगा। दे रियलाइज कि ब्रिटिश रूल तब तक चलेगा जब तक वो हमारी इकोनॉमी को सबऑर्डिनेट करेंगे। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डोमिनेट करना शुरू किया। देखो पहले क्या होता था, एंशिएंट मिडिवल में लोग आते थे, चोरी करते थे, इन्होंने उसको ना एक तरीके से ना छुपा के किया, थ्रू ट्रेड, थ्रू आप देखोगे फाइनेंस, थ्रू स्पेसिफिकली आप देखोगे इंडस्ट्रीज, इस तरीके से उन्होंने ना अपने लूट को मास्क करना शुरू किया। एंड यहीं पे हमारे इकोनॉमिक हिस्टोरियंस आते हैं जो हमको नंबर बताते हैं कि इंडिया से अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा है जो ब्रिटेन जो है स्पेसिफिकली जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटेन में रेमिट करते हैं। एंड सबसे पहले आते हैं दादा भाई नारोजी। इन इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया 1867 में ये हाईलाइट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ब्लीड कर रही क्योंकि हमारा सारा पैसा ब्रिटेन जा रहा है। ये कहते हैं 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू ब्रिटिशर्स हमारा ब्रिटेन भेजते हैं। इन हिज पेपर पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये इस ड्रेन थ्योरी को हाईलाइट करते हैं कि कैसे ये पैसा अगर आज इंडिया में यूज हो तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, वेलफेयर होगा, बट ये पैसा ब्रिटिशर्स अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सस्टेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहीं पे दादा भाई नारोजी कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 1500 मिलियन पाउंड्स इंडिया से ब्रिटेन ट्रांसफर हुआ। यहीं पे ये कहते हैं 1883 से 1892 के बीच में 24 करोड़ रुपीस जो है वो इंडिया से ब्रिटेन गया। एट द सेम टाइम 1905 में अप्रोक्सीमेटली 51.5 करोड़ रुपीस इंडिया से ब्रिटेन गया। यहीं पे हमारे पास और भी इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हैं जो ना अपने हिसाब से ना एक आपको डेटा बताते हैं कि कितना पैसा इंडिया टू ब्रिटेन गया। यहीं पे आते हैं स्पेसिफिकली डीसी वाचा, ये कहते हैं अप्रोक्सीमेटली देखो 30 to 40 करोड़ रुपीस हर साल इंडिया से ब्रिटेन जाता था। वहीं पे आते हैं आरसी दत्त, आरसी दत्त कहते हैं 20 मिलियन पाउंड्स हर साल इंडिया से ब्रिटेन जाता था। इनफैक्ट दे ऑल्सो से जो भी हमारा रेवेन्यू होता था ना उसका 1/4 अमाउंट ब्रिटेन चला जाता था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहते हैं 30 मिलियन पाउंड, ये स्पेसिफिकली आप देखोगे 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में दिस वाज द अमाउंट ऑफ मनी जो इंडिया से ब्रिटेन गया। एमजी रानडे कहते हैं हमारी नेशनल इनकम का 1/3 पैसा ब्रिटिशर्स लेके चले जाते थे। विलियम डिग्बी कहते हैं 30 मिलियन पाउंड, अगेन हमारी रेवेन्यू का हाफ ब्रिटिशर्स जो है ये इंडिया से लेके गए। और यही पैसा अगर इंडिया में लगता तो आप सोचो आज हमारी कंट्री कितनी डेवलप होती। अब जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है ना वो इन्हीं डेटास को कंफर्म करती है। ये देखो, सो दिस इज द ऑक्सफैम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट रिलीज हुई है एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग डावोस में। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिवील करती है, इनका नाम क्या है, देखो रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है टेकर्स एंड नॉट मेकर्स। आपने हमसे लिया है, बनाया नहीं है। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज के मॉडर्न टर्म्स में हमको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी बताती है जो ब्रिटेन ने इंडिया से लूटा है। दिस रिपोर्ट सेज कॉलोनियल टाइम पीरियड में ब्रिटेन ने इंडिया से 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स रुपी, इमेजिन 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स 1765 से 1900 के बीच में इन्होंने ये पूरा पैसा जो है ये इंडिया से लिया। जिसमें ये रिपोर्ट ये भी कहती है अप्रोक्सीमेटली जो आज यूके के जो रिचेस्ट लोग हैं, जो टॉप 10% रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास इस पूरे अमाउंट का 33.8 ट्रिलियन डॉलर्स है।
ये रिपोर्ट ये कहती है कैसे कॉलोनियलिज्म की वजह से आर्थिक स्थिति में इनइक्वालिटी जो है, असमानताएं दिखना शुरू होती है। एंड दिस इज, ये जो आज आपको इनइक्वालिटी दिख रहा है, जो प्लंडर दिख रहा है, ये सब कॉलोनियलिज्म की वजह से हुआ है, जो आज भी मॉडर्न लाइफ्स में हमें देखने को मिलता है। ऑक्सफैम अपने रिपोर्ट में ये भी कहती है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने एनालिसिस दिया है। इन्होंने बोला देखो, अगर ना तुम ब्रिटेन में फॉर एग्जांपल, अगर आप लंदन में 50 के जो नोट्स होते हैं, जो 50 के नोट्स होते हैं, स्पेशली जो इनके पाउंड्स होते हैं, ये कहते हैं अगर आप ब्रिटिश पाउंड 50 नोट्स को, 50 के नोट्स को, जो हमारे पाउंड के नोट्स होते हैं, उसको अगर आप पूरे लंदन में बिछाते हो, प्रॉपर तरीके से पूरे लंदन में कवर करते हो, तो ऐसे में स्पेसिफिकली आप 4 बार पूरे लंदन को कवर कर सकते हो। ये कहते हैं इतना पैसा इन्होंने इंडिया से लूटा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया से इनको पैसा मिला है, ब्रिटेन जो है, अगेन देखो, लंदन का जो सरफेस एरिया, अगर हम 50 पाउंड की करेंसी के नोट से पूरे लंदन को ढकते हैं, तो 4 बार आप पूरे लंदन को ढक सकते हो, इतना ज्यादा पैसा उन्होंने लिया है। इनफैक्ट ऑक्सफैम ये भी क्लेम करता है कि इस पैसे का बेनिफिट सिर्फ टॉप 10% रिचेस्ट लोगों को नहीं पड़ा, इसका बेनिफिट आज जो ब्रिटेन के इमर्जिंग मिडिल क्लास लोग हैं, उसमें से आप देखोगे 32% जो है, उनको भी इसी इनकम से फायदा हुआ है। ये रिपोर्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रूव करती है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या, रिमेंबर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि जब हमारे सेकेंडरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ब्रिटिश के मशीन मेड कपड़ों से कंपीट नहीं कर पाए, और हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन करने लगे, बर्बाद हो गए, और जो आर्टिसंस थे, कारीगर थे, वो लो पेइंग जॉब्स में जाने लगे, ये उसको भी प्रूव करती है। ये रिपोर्ट कहती है इंडिया का जो शेयर था इंडस्ट्रियल आउटपुट में, ये 25% था 1750 में, और ये 1900 में सिर्फ 2% हुआ। तो ये प्रूव करती कि हाँ, इंडियन टेक्सटाइल्स ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ कंपीट नहीं कर पाए और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे टेक्सटाइल पे ऐसे पॉलिसीज लगाए थे जिससे उनके दाम बढ़ गए थे। उन्होंने बोला यही स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के वजह से इंडिया का जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल था, जो ग्रोथ हम कर सकते थे, वो कभी हो नहीं पाया। एट द सेम टाइम ऑक्सफैम ये भी कहती है जो कॉलोनियल रूल में सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट हुए थे, जैसे कास्ट में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, इन्होंने बोला वो आज भी हमको इंडिया में देखने को मिलता है। कैसे? ये कहते ओनली 0.14% ऑफ इंडियाज मदर टंग आज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ये सब कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि बंगाल में अकाल पड़ा था 1943, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ये कहते हैं ये भी ब्रिटिशर्स के वजह से हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय इन्होंने ग्रेन इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जो उनकी रेसिस्ट थिंकिंग दिखाती है, जिससे जो सूखा अकाल पड़ा था उसके जो प्रॉब्लम्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए, एंड बहुत सारे लोग बिना खाने की वजह से मरना शुरू करते हैं। एंड ये कहते हैं कि उस वजह से डेथ्स और इंक्रीज हो गए। ऑक्सफैम ये भी कहता है कि जो मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो उनको भी कॉलोनियल प्रैक्टिसेस से लिंक करते हैं। ये कहते हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनेट हुई थी, ये उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रैक्टिसेस से लिंक करते हैं। ये कहते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, जिसमें रिच शेयर होल्डर्स है, ये सब कॉलोनियल एरा का ही देन है। ऑल्सो ये कहते हैं कैसे कॉर्पोरेशंस के पास एक अपनी आर्मी होती है जो रिप्रेस करते हैं उनको ढकने के लिए। ये कहते हैं ये सेम ईस्ट इंडिया कंपनी भी करती थी। ब्रिटिशर्स के पास उनकी खुद की आर्मी थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी अप्रोक्सीमेटली 2,60,000 सोल्जर्स थे। तो ये कहते हैं ये जो मॉडर्न कॉर्पोरेशंस में हमें प्रैक्टिसेस दिख रहे हैं ना, ये कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के हिंट हैं। एट द सेम टाइम इन द एंड ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये जो कॉलोनियलिज्म है ना, ये एक नशीले पेड़ का एक फल है। और ऑक्सफैम कहती है आज हमें पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में जो इनइक्वालिटी दिखता है, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सट्रैक्शन, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से किया था, और हर वो जगह पे जहां पे वो रूल करते थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं हर वो थ्योरी को प्रूव करती है जो हम स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। एंड विद दिस वी एंड द सेशन। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।